प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मीन्स वो रेशियो जो कि हमें बिजनेस में हो रहे प्रॉफिट या नुकसान के बारे में बताते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता चल जाता है। प्रॉफिट भी हम दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन सेल्स, वो प्रॉफिट जो कंपनी को सेल से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 10 लाख रुपए की सेल्स की तो उस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो रिटर्न ऑन सेल्स कहलाएगा। जबकि दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी को इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर मिलता है। रिटर्न ऑन सेल्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 4 तरीके के मैट्रिक्स होते हैं: ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्री टैक्स मार्जिन। मान लेते हैं कि एक मोबाइल की कंपनी है जो कि 2 करोड़ रुपए की सेल्स करती है और इसका COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 80 लाख रुपए का। तो इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 20 करोड़ माइनस 80 लाख रुपए, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख। बाय द वे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है कि मोबाइल बनाने में जो भी रॉ मटेरियल लगे, जो भी लेबर कॉस्ट लगी एटसेट्रा, उन सबका टोटल अमाउंट। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी की अदर कॉस्ट जैसे कि एम्प्लॉयज की सैलरी, शोरूम के रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्च, एडमिन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस ऐड नहीं हुए हैं। अब मान लेते हैं एम्प्लॉयज की सैलरी है 20 लाख रुपए, शोरूम के रेंट हैं 5 लाख रुपए, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्च है 1 लाख, एडमिन एक्सपेंसेस हैं 1 लाख, मार्केटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस हैं 3 लाख, टोटल हो गए 30 लाख रुपए। अब अगर हम इस टोटल 30 लाख रुपए को ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं जो कि है 1 करोड़ 20 लाख, तो हमें वैल्यू मिलती है 90 लाख रुपए की। ये कंपनी का एबिडा है। एबिडा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। अब इसी एबिडा से अगर डिप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन दोनों को निकाल दिया जाए तो हमें मिलता है EBIT। मान लेते हैं कंपनी का कुल डिप्रिसिएशन 10 लाख रुपए है और एमोटाइजेशन 0 है, तो EBIT हो गया 80 लाख रुपए का। अब क्योंकि हमारे पास जो भी इनकम आई है वो सिर्फ सेल से आई है, इसमें कोई भी अदर इनकम नहीं है, तो हम EBIT को एज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर कंपनी ने बिजनेस के लिए कोई लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मान लेते हैं इस कंडीशन में कंपनी 20 लाख रुपए बैंक को एज अ इंटरेस्ट पे करती है। तो अब हम इंटरेस्ट को EBIT से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है जो कि हुआ 60 लाख। और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर 10% टैक्स गवर्नमेंट को चला गया जो कि इस केस में हुआ 6 लाख रुपए, तो हमारे पास बचते हैं 54 लाख रुपए। यही हमारा नेट प्रॉफिट है। अब आ जाते हैं रेशियोज पर। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड कर देते हैं और जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। इस एग्जाम्पल में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, तो हम इसको नेट सेल्स या रेवेन्यू जो कि 2 करोड़ है से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आता है 0.6। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें परसेंटेज टर्म्स में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है जो कि है 60%। ठीक इसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट सेल्स या रेवेन्यू से डिवाइड कर देते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 80 लाख रुपए का, तो हम इसको नेट सेल्स या रेवेन्यू जो कि 2 करोड़ रुपए है से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है 0.4। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें परसेंटेज टर्म्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है जो कि है 40%। ठीक इसी तरीके से नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए हम नेट प्रॉफिट को नेट सेल्स या रेवेन्यू से डिवाइड कर देते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारा नेट प्रॉफिट है 54 लाख का, इसको नेट सेल्स या रेवेन्यू जो कि 2 करोड़ है से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है 0.27। अगेन इसको परसेंटेज में करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें परसेंटेज टर्म्स में नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है जो कि है 27%।